नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। हिंदी व्याकरण की डिटेल क्लास में आप सभी का विशेष स्वागत है। आज 8th क्लास है जहां पर हम लोग चर्चा करने वाले क्रिया के बारे में। क्रिया की परिभाषा क्या है, इसके भेद क्या है और इससे संबंधित क्वेश्चंस किस तरह से बनेंगे, ये सभी हम चर्चा करेंगे। ये उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत एग्जाम लगाओ, आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आपका एसआई का एग्जाम हो, कांस्टेबल का एग्जाम हो, कनिष्ठ सहायक बनना चाहते हैं, स्टेनो बनना चाहते हो, लेखपाल बनना चाहते हो, या भविष्य में आने वाली आगामी समस्त परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। वैसे जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए कि हिंदी के 2 सेशन चल रहे हैं। पहला सेशन आपका रहता है मॉर्निंग 8 बजे, जहां पे हम लोग चर्चा करते हैं डिटेल एनालिसिस के बारे में। सेकेंड क्लास रहती है 11 बजे रात में, इसमें हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पढ़ते हैं। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करना होता है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पसंद आ जाए तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको कम से कम एक कमेंट जरूर करना है, क्योंकि हम आपके एक एक कमेंट को पढ़ने के लिए आतुर रहते हैं। इन सभी की पीडीएफ आपको मिल ही रही है। कोई समस्या आती है तो बताइएगा, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्रिया ये बला कौन सी है, क्या है। देखिए अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था संज्ञा पढ़ा, संज्ञा के बाद हम लोग आ गए थे सर्वनाम में सर्वनाम पढ़ा, सर्वनाम के बाद हम लोगों ने विशेषण पढ़ा। विशेषण तक तो समझ में आता है कि संज्ञा और सर्वनाम की कोई विशेषता बता दे तो उसे विशेषण कहेंगे, परंतु ये क्रिया क्या टॉपिक है, हकीकत में क्या क्रिया। देखिए क्रिया जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, इसका शाब्दिक अर्थ आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे काम या कार्य से संबंधित कोई कार्य किया जा रहा है या इनसे संबंधित चर्चा की जा रही है। तो ये ध्यान रखना, क्रिया क्या है, किसी भी घटना के घटित होने या उसके होने का बोध हमें जिन शब्दों से होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया क्या है, वो शब्द या शब्दों का समूह जिसके द्वारा किसी घटना के होने या किसी घटना के घटित होने का हमें बोध हो, उन्हें हम लोग क्रिया कहेंगे। अब क्रिया किसी भी तरह की हो सकती है। क्रिया नहीं बोल पा रहे हो तो चलो काम बोलना चालू कर दो, और साई भाषा में शुद्ध भाषा में बोला जाए तो जिन शब्दों से काम के होने या काम के घटित होने का बोध हो या काम के घटित होने का बोध हो, उन्हें हम लोग काम या क्रिया कहेंगे। अब क्रिया किस तरह से हो सकती है, आप पढ़ रहे हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब किया है, आप कमेंट कर रहे हैं, आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो इस तरह के कई कार्य हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल पढ़ना, लिखना, खाना पीना, रोना, हंसना, टहलना, घूमना, मिलना इत्यादि। अब क्रिया के अगर भेद के बारे में चर्चा करें तो मुख्य तौर पर 2 भागों में बांट दो। पहला एक बांट दो सकर्मक क्रिया, दूसरा बांट दो अकर्मक क्रिया। सकर्मक अकर्मक की दृष्टि से अगर बाहर आ जाए तब आपको देखना होगा प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं। अगर प्रयोग के आधार पर पूछे तो क्रिया के बारे में अगर आपसे धीरे से पूछे क्रिया के कुल कितने भेद हैं, 2 बता देना, सकर्मक अकर्मक गलत नहीं होगा। अगर पूछ ले प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, तब आपको 5 बताना होगा। और इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्रिया के कितने भेद हैं, या ये पूछ रहा है प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं। क्वेश्चन लिखा होगा प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, तब आपको 5 लगाना है। उन 5 के नाम याद रखो, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। और सकर्मक अकर्मक क्या, क्रिया के 2 प्रारूप हैं। अब सबको थोड़ा सा डिटेल करते हैं और एक्सप्लेन वर्जन में देखते हैं क्या है। क्रिया के मुख्य रूप से 2 पार्ट। सबसे पहले तो 6 भेद तैयार करो, मूल क्रिया, व्युत्पन्न क्रिया, नामिक क्रिया, समस्त क्रिया, संयुक्त क्रिया, मिश्र क्रिया। इनसे संबंधित क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाएंगे। जब आप हायर लेवल पे स्टडी करेंगे तब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्या रहता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कक्षा 10 और कक्षा 12 से संबंधित क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ज्यादातर में सिलेबस में ये रहता है। तो कक्षा 10 और 12 में क्या है, कक्षा 10 और 12 में क्रिया के मूल रूप से 2 भाग बताए गए, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। इसमें से अकर्मक क्रिया, जिस देखो नाम क्या है, अकर्मक, जहां कर्म की आवश्यकता ना हो उन्हें क्या बोलेंगे, अकर्मक क्रिया। जहां पे कर्म की आवश्यकता हो उन्हें बोलेंगे सकर्मक क्रिया। दोनों में अंतर किस तरह से करेंगे ये चीज ध्यान रखो। देखो अकर्मक क्रिया के बारे में एक बड़ी छोटी सी लाइन याद रखना, अगर आपको इतना जरा से समझ में आ गया तो आप अकर्मक और सकर्मक के बारे में कभी गलत नहीं होंगे। अगर कोई भी क्रिया स्वाभाविक हो रही हो, मतलब इसमें ज्यादा रोक नहीं लगाई जा सकती, इसको होना ही होना है, वहां पे अकर्मक क्रिया होगी। जैसे सोना हो गया,
रोना हो गया, सोना हो गया, रोना हो गया, चलना हो गया, चलना हो गया, हंसना हो गया, उतरना हो गया, ये होंगे अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्या है? वो ऐच्छिक क्रिया, जहां पे आपके मन पे डिपेंड करता है कि हम करें या ना करें। जैसे पढ़ना है, लिखना है, खाना है, पीना है, लाना है, मारना है, पटाना है, पकाना है, दूसरे को काटना है, ये सभी सभी क्रियाएं क्या होंगी? सकर्मक क्रिया। देखिए ध्यान से देखो, स्वाभाविक हो तो अकर्मक क्रिया, ऐच्छिक हो तो सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, पूर्वकालिक पूर्ण अकर्मक क्रिया, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। पूर्ण का मतलब क्या होगा? जहां पे कर्म पूर्ण हो चुका हो उसे पूर्ण अकर्मक क्रिया। अपूर्ण जहां पे अपूर्ण या पूर्ण नहीं होगा उसे बोलेंगे अपूर्ण क्रिया। अब पूर्ण अकर्मक क्रिया के भी दो रूप होंगे, एक स्थिरवर्धक होंगे, एक गतिवर्धक होंगे, उनको पढ़ते हैं। अब उनसे पढ़ने से पहले छोटा सा एक्सप्लेनेशन और देख लेते हैं कि रचना या प्रयोग के आधार पर क्या होते हैं, उसके बाद हम लोग इन चीजों को ध्यान से देखते हुए नीचे आएंगे। एक चीज ध्यान रखो, आपसे क्वेश्चन सीधे पूछा जाएगा रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तब आपको बताना है रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भेद हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। बस इतने पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट कर लिया हो तो अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल देखते हैं और अच्छे से एनालिटिक करते हैं, अच्छे से समझते हैं कि क्या चर्चा कर रही। सबसे पहले देखते हैं अकर्मक क्रिया के बारे में। अकर्मक क्रिया क्या है? वाक्य में जब क्रिया का सीधा संबंध कर्ता के साथ होता है वहां पे कर्म का अभाव होता है। अगर किसी शब्द में कर्म का अभाव हो तो वहां कर्मक क्रिया होगी। नहीं याद हो रही तो पढ़ो, आ का मतलब नकारात्मक सेक्शन में लिया जाता है और कर्म का मतलब कर्म के बिना। जिस वाक्य में कर्म की आवश्यकता नहीं होती वहां पे अकर्मक क्रिया होती है। जैसे शेर दहाड़ता है, बालक छत से गिरता है, गंगा हिमालय से निकलती है, इसके भी दो प्रारूप हैं। शेर दहाड़ता है, बच्चे रोते हैं, बच्चे रोते हैं, बच्चे रोते हैं, मैं मुस्कुराता हूं, मैं मुस्कुराता हूं, मैं मुस्कुराता हूं। अब देखो यहां पे कर्ता कारक है परंतु कर्म नहीं है, डायरेक्ट क्रिया आया, सहायक क्रिया आई और समाप्त हो गया वाक्य। जब इस तरह के वाक्य का फॉर्मेशन हो कि वहां पे कर्म की आवश्यकता ना हो, इस दशा में हम लोग अकर्मक क्रिया मानेंगे। और ये भी समझना तो अकर्मक क्रिया में कार्य स्वाभाविक हो रहे होंगे, ऐच्छिक नहीं हो रहे होंगे। इसके भी दो प्रारूप हैं, पूर्ण अकर्मक क्रिया तथा अपूर्ण अकर्मक क्रिया। पूर्ण अकर्मक क्रिया क्या है? वह वाक्य जिसमें किसी पूरक की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब वाक्य पूर्ण हो तो उस दशा में पूर्ण अकर्मक क्रिया। अगर वो वाक्य अपूर्ण होगा तो उसमें अपूर्णक क्रिया। जैसे बच्चा रो रहा है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। क्या लग रहा है कि सेंटेंस को अभी पूर्ण होने में कुछ बचा है? ये कंप्लीट है। लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, बूंदा बांदी से घड़ा भरता है। वैसे पूर्ण आकर्मक क्रिया के बारे में बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं पूछेगा, पर यह ध्यान रखना इसके भी दो प्रारूप है, एक स्थिरात्मक जहां पे स्थिर होने का बोध हो, और गत्यात्मक जहां पे गति का बोध हो। स्थिर का बोध का मतलब क्या हो? जैसे शेर दहाड़ता है, जो सब्जेक्ट है वो एकदम स्थिर हो चुका है। कर्ता अगर स्थिर हो जाए तो वहां पे स्थिरार्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया होगी। वह वाक्य जिसमें क्रिया की गति की स्थिति नहीं होती है, वहां पे गति की क्रिया का बोध नहीं होता, वहां पे स्थिर होता है। पिताजी कमरे में सो रहे हैं, मोमबत्ती जल रही है, सावित्री हंस रही है, बच्चा रो रहा है, हम सो रहे हैं, इत्यादि। गत्यात्मक का मतलब क्या हुआ? जब सब्जेक्ट जो है हमारा कर्ता है वो गति की अवस्था में होगा तो वहां क्या होगा? वहां पे गत्यार्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया होगी। घोड़े मैदान में दौड़ रहे हैं, चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, युवक उछल रहे हैं, वह टहल रहा है, वह टहल रहा है। एक और लिख लो, ये क्या हो? गत्यार्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया हुई। फिर हम लोग चर्चा करते हैं अपूर्ण। देखो पहले क्या हुआ? आकर्मक क्रिया के दो प्रारूप, एक पूर्ण हुआ, एक अपूर्ण हुआ। पूर्ण के दो, स्थिर और गत्यात्मक। अपूर्ण के क्या हुए? अपूर्ण जब पढ़ेंगे तो अपूर्ण के याद रखिएगा, जहां पर आकर्मक क्रियाओं में पूरक की आवश्यकता होती है। अभी सेंटेंस पूर्ण नहीं हुआ, सेंटेंस पूर्ण होने में कुछ ना कुछ बाकी है, उस दशा में अपूर्ण आकर्मक क्रिया होगी। वे खुश हैं, क्यों खुश हैं, कैसे खुश हैं, इसके बाद हमारे मन में और भी प्रश्न उठेंगे इस वजह से। मोहन डर रहा है, बच्चा चुप है, वह बन गया, क्या बन गया ये नहीं कंफर्म। वे खुश हैं, क्यों खुश हैं ये नहीं कंफर्म। इस दशा में क्या होगा? इस दशा में अपूर्ण सकर्मक अकर्मक क्रिया होगा। सकर्मक क्रिया क्या है? जहां पे कर्म प्रधान होता है, वह
क्रिया का सीधा फल कर्म पे डिपेंड होता है। वह वाक्य जिसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्ता के साथ ना हो के कर्म के साथ होता है, यहाँ पे कर्म की आवश्यकता होती है। जैसे पहलवान दूध पीता है, ये सारी की सारी क्रियाएं हमारी ऐच्छिक होती हैं। अगर पहलवान की इच्छा होगी तो पिएगा, मन होगा पढ़ेगा, मन होगा मारेंगे, मन होगा दान देंगे, मन होगा तो पकड़वाएंगे, नहीं मन होगा तो ये कार्य संपन्न नहीं होंगे। यहाँ पे कर्म की आवश्यकता है, इसलिए इसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे एक सेंटेंस और लिख लो, आप लोगों को पढ़ना चाहिए। हमने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, हमने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। इस सेंटेंस में भी सकर्मक क्रिया होगी। मोहन पुस्तक पढ़ रहे हैं। अब एक चीज और ध्यान रखो, जो अभी हमने बताया आपको, प्राणी की स्वाभाविक क्रियाएं अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती है। ये अकर्मक क्रिया अगर आप याद कर लेंगे तो एग्जाम पास करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, और ज्यादातर इन्हीं में से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐच्छिक क्रियाएं के बारे में ध्यान रखिएगा। सकर्मक क्रिया के भी दो प्रारूप हैं, एक पूर्ण एक अपूर्ण। अगर पूर्ण सकर्मक क्रिया के बारे में चर्चा करेंगे, जहां पर अर्थ स्वतः पूरी तरह जो अर्थ है वह पूर्णतः स्पष्ट हो जाए, उस दशा में पूर्ण सकर्मक क्रिया होगी। अगर अर्थ अपूर्ण निकले, अर्थ अभी तक पूर्ण नहीं हुआ, उस दशा में क्या होगी? उस दशा में अपूर्ण सकर्मक क्रिया होगी। अब अगर अर्थ पूरा निकल रहा तो कैसे पढ़ेंगे? माली फूल तोड़ रहा है, खिलाड़ी गेंद पकड़ता है। यहां पे कोई मन में प्रश्न नहीं उठा, परंतु यहीं पर पूछ ले, मुझे तो वह बहुत अनुभवी लगता है। अभी यहां पर एक संशय की बात आ रही, इसमें क्वेश्चन मार्क्स उठ रहा है, इस दशा में से अपूर्ण सकर्मक क्रिया बोलेंगे। और वहीं क्या पूर्ण सकर्मक क्रिया? क्या पूर्ण सकर्मक क्रिया? मैं बच्चों को दूध पिलाती है, माँ बच्चों को दूध पिलाती है, एक सेंटेंस में कंप्लीट हो गया, इसके बाद दूसरे भाव नहीं उठ रहे हैं। ठीक है, इसमें भी याद रखो एक कर्मक क्रिया क्या है, द्विकर्मक क्रिया क्या है। एक कर्मक क्रिया का मतलब जहां पे एक कर्म होगा वहां एक कर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया जहां पे कर्म की संख्या दो होगी या दो बार रिपीट हो रहे हैं कर्म। जैसे नानी ने बच्चों को खिलौने दिए, नानी ने बच्चों को, दो कर्म हो गए, इस वजह से यहाँ पे द्विकर्मक क्रिया हो गई। माली फूल तोड़ रहा है, माली एकल है, इस वजह से ये हो गया। यही होता माली ने सुरेश से फूल तोड़वाया, उस दशा में क्या होता? उस दशा में द्विकर्मक क्रिया हो जाती। इस बात को ध्यान रखिएगा। पर वहां पे द्विकर्मक क्रिया ना होगी, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। प्रेरणार्थक क्रिया किस तरह से होगी वो थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। अभी देखिए यहाँ पे एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया अपूर्ण क्रिया हो गई। अब हम लोग चर्चा करते हैं प्रयोग व रचना के आधार पर क्रिया को 5 भागों में बांटा गया। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। सामान्य क्रिया क्या है? जब एक ही क्रिया का प्रयोग हो, इसके अलावा इसमें कोई भी ऊट पटांग की चीजें ना मिल रही हो, उस दशा में सामान्य क्रिया होगी। मोहन पुस्तक पढ़ता है, राम ने रावण को मारा, शिशुपाल टाइप का आता है, हमने वीडियो शेयर की, राधा गाना गाती है, सुरेश भोजन बनाता है, वह किताबों के साथ उलझता है, किसी ने किताबें फाड़ दी। ये सारी सारी क्रियाएं सामान्य क्रिया होंगी। वही अगर संयुक्त क्रिया के बारे में चर्चा कर ले तो संयुक्त क्रिया का मतलब होगा अभी एक क्रिया समाप्त नहीं हुई है कि तुरंत दूसरी क्रिया प्रारंभ हो गई। संयुक्त क्रिया का मतलब क्या है? एक क्रिया में ही लगातार दो क्रियाओं का बोध हो जाए, इस दशा में। वह वाक्य जिसमें दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग हो, एक क्रिया अभी समाप्त नहीं हो रही थी, दूसरी हो गई, या एक के समाप्त होने के बाद दूसरी हो रही, यहाँ पे दोनों दशाएं रहेंगी। एक क्रिया समाप्त नहीं हुई, दूसरी प्रारंभ हो गई, या पहली के समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ हुई, इस दशा में संयुक्त क्रिया होगी। जैसे पुलिस को देखकर चोर भाग गया, पुलिस ने चोर को देखा, एक काम कंप्लीट हो तुरंत भाग गया। जहाज पानी में डूबता चला गया, तुम अभी और अधिक चल सकते हो। मैंने पत्र लिखा, वह गाना गा रहा है, सॉरी, उसने चैनल को शेयर करते हुए सब्सक्राइब किया। ये सारे सेंटेंस क्या हो गए? संयुक्त क्रिया। वही अगर नाम धातु क्रिया के बारे में चर्चा करें तो नाम धातु क्रिया के बारे में ध्यान रखिएगा। जब कभी भी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में किसी प्रत्यय को लगा के उसका प्रयोग क्रिया के अर्थ में किया जाए, उस दशा में नाम धातु क्रिया होगी। देखो नाम धातु से, नाम से याद रखना कि संज्ञा या सर्वनाम की चर्चा कर रहा हो, साथ में विशेषण और जोड़ देना। जैसे एक लठ हुआ, लठ को अगर थोड़ा सा चेंज करें, लठियाना के लिख लें, और अब हम लोग पढ़ें इस तरह से कि सुरेश ने मोहन को लठियाने लगा। इस दशा में क्या हुआ? इस दशा में जो लठ का प्रयोग है वो क्रिया की तरह किया जाने लगा, और जब इस तरह से सेंटेंस मिले तब वहां पर क्रिया कौन सी होगी? वहां पर क्रिया होगी नाम धातु क्रिया। इस बारे में ध्यान रखिएगा। जमींदार ने किसान की जमीन हथिया ली,
यहाँ पे हाथ का था, हाथ को कंफर्म थोड़ा सा प्रत्यय जोड़ने के बाद इसको बना देंगे हथिया लिखी। राधा बहुत बतियाती है, बताना या बात करने को क्रिया थी, बात करने को बतियाने के रूप में यूज कर लिया गया। बुढ़िया तो सटिया आ गई है। और भी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अपना का अपनाना, सुरेश ने मोहन को गले लगाकर अपना लिया, गले लगा के अपनाने लगा। लज्जा लजाना, बात बतियाना, ठोकर का ठुकराना, लात का लतियाना, लट का लठियाना। शर्म को अगर नाम धातु क्रिया के रूप में चर्चा कर परिवर्तन करेंगे तो वहां शर्माना हो जाएगा, त्याग से त्यागना, झूठ से झुठलाना, गर्म का गरमाना, नरम का नरमाना और धिक्कार का धिक्राना। वहीं अगर प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में चर्चा करें, प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में ध्यान रखिएगा, कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से कार्य कराता है, किसी दूसरे को प्रेरित करता है कि वह यह कार्य कर ले, इस दशा में यहां पे प्रेरणार्थक क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब क्या है? कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य कराता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। मोहन ने माली से दूब कटवाई, यहां पे दूब है, ध्यान रखना। रमेश ने नाई से बाल कटवाए। मोदी ने जनता से झाड़ू लगवाई। उन्होंने स्वयं न लगा के जनता को प्रेरित किया कि वो लगाए। कभी कभी लोग खुद ना करके दूसरों को प्रेरित करते हैं, उस दशा में प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे वह वाक्य जिसमें कर्ता स्वयं कार्य ना करके उसे किसी अन्य के माध्यम से करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। सेठ हलवाई से मिठाई बनवाता है। अध्यापक बच्चों से अध्यापन कार्य करवाते हैं। अध्यापक बच्चों से अध्यापन कार्य करवाते हैं। ये रहा सेंटेंस प्रेरणार्थक क्रिया का। अगला सेंटेंस यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख लो, जैसे देना दिलवाना। एक चीज ध्यान रखना, प्रेरणार्थक क्रिया में ज्यादातर आपको वाना शब्द देखने को मिलेगा, और यहीं पर जब आप नाम धातु क्रिया के बारे में चर्चा करें, यहाँ पे ना प्रत्यय या कर प्रत्यय देखने को मिलेगा। फिर देखते हैं इसके बाद पूर्वकालिक क्रिया के बारे में। चलो एक थोड़ा देख ले, काटना कटवाना, बेचना बिकवाना, सिलना सिलवाना, ये चीजें कंफर्म हो गई होंगे। पूर्वकालिक क्रिया की चर्चा करें। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखो, आप लोगों के पास एक अच्छी सी अनाउंसमेंट कर रहा हूं। अगर आप लोग इस वीडियो को यहां तक देखें तो आप सभी लोगों को इसकी पीडीएफ जो है वो ड्राइव पे फॉर्मेट में मिल रही है। नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा, जी ड्राइव का लिंक लगा हुआ, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको फिर भी कोई समस्याएं, कोई इशूज, कोई दर्द दुख दर्द तकलीफ आ रही है तो आप लोग बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं। एक नंबर है 9889057003, इस नंबर पे आप बेधड़क कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं सदा आपकी सेवा के लिए हाजिर रहूंगा। पूर्वकालिक क्रिया के बारे में चर्चा करें। वह मुख्य क्रिया से पहले किसी क्रिया का प्रयोग करके उसे पूर्वकालिक क्रिया का रूप दिया जाता है। मतलब क्या हुआ, अभी एक कार्य समाप्त नहीं हुआ है कि एक कार्य के समाप्त होने से पहले दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाए, उस दशा में पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे बालक रो रो कर सो गया, वो रोते रोते सो गया, पहली क्रिया समाप्त नहीं हो पाई थी कि दूसरी क्रिया हो गई। दिनेश दौड़कर विद्यालय पहुंचा, आप शेयर करते करते लाइक भी कर गए, लाइक करते हुए शेयर भी कर गए। नहीं, ये वाला सेंटेंस तो पूर्वकालिक क्रिया का नहीं रहेगा, परंतु ध्यान रखना पूर्वकालिक क्रिया क्या है। पूर्वकालिक क्रिया का मतलब यह है एक वाक्य या एक क्रिया भी समाप्त नहीं हुई, एक क्रिया समाप्त ना होकर दूसरी क्रिया प्रारंभ होगा, इस दशा में क्या होगा, वहां पे पूर्वकालिक क्रिया होगा। पूर्वकालिक क्रिया के और भी एग्जांपल्स होंगे, जैसे पुजारी नहाकर मंदिर गया, अध्यापक के आने पर चोर भाग गया, पिताजी के कहने पर रमेश बाजार गया, बच्चा दूध पीकर सो गया। ये सेंटेंस रहेंगे जहां पे हम लोगों ने चर्चा किया आज क्रिया के बारे में। ये थी क्रिया की डिटेल क्लास, और इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनकी चर्चा करेंगे 11 बजे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट में, तो उससे जुड़ना मत भूलिएगा। सेशन को यहीं रख रहे हैं, उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, दोस्तों साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन और आपके लिए सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। तो चलिए सिलेक्शन के प्रति नए कदम को आगे बढ़ाइए और चैनल को दोस्तों साथ शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडी कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। हम द एग्जाम्स अड्डा आप लोगों के सदा फ्री ऑफ कॉस्ट रहना चाहते हैं, जिसकी कोई भी फीस अभी आपसे नहीं वसूली जाएगी, और अगर भविष्य में कभी लगती भी है तो एक नॉमिनल फीस रहेगी, और ये फीस केवल और केवल आप लोगों की सुविधा के लिए ली जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए सेशन नई जानकारियों के साथ।